हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की फिर एक बार गिरी हुई हरकत निकल कर आई सामने। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे विंग कमांडर अभिनंदन की चाय का भारत से मांग लिया है पैसा। जी हां दोस्तों, बताएंगे बिल जारी किया गया है अभिनंदन के चाय का। सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहाँ यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार मिले भारत में अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री। क्या इस बैठक में इनके बीच बातचीत हुई या नहीं, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर आखिर क्यों G20 की बैठक में रशिया ने सबके सामने भारत से मांगी माफी। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और भारतीय सेनाओं के शौर्य, बल, ताकत, पराक्रम, क्षमता का लोहा मानते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान की गिरी हुई हरकत, विंग कमांडर अभिनंदन की चाय का मांगा पैसा। जी हाँ, पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी गंदी सोच, विंग कमांडर अभिनंदन को पिलाई चाय का जारी किया बिल। बता दें, कंगाल पाकिस्तान अपने सोच से भी कंगाल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों आपको आज बताने वाले हैं। कटोरा लेकर दुनिया से कर्ज मांगने वाले पाकिस्तान को अच्छी सोच का भी कर्ज लेना चाहिए। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से खुद को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, उसने साल 2018 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पिलाई गई चाय का बिल जारी किया है और उसकी कीमत भी बताई है, जिसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभिनंदन वर्धमान को पिलाई गई चाय का बिल जारी किया गया है। ये हरकत विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से जुड़ी हुई है। इस साल 2019 ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को पिलाई हुई चाय का बिल शेयर अपने ट्विटर हैंडल पर किया गया है और इस पर्ची में विंग कमांडर को पिलाई हुई चाय की कीमत MiG-21 लिखा हुआ है। जी हाँ, इससे पहले भी पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्धमान की एक तस्वीर का एक बार भारत का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। वैसे में दोस्तों आप ये बिल जो पाकिस्तान के PAF ऑफिसर्स मैश की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों, इसमें देख पा रहे होंगे, जिसमें एक चाय क्वांटिटी एक और प्राइस लिखा हुआ है MiG-21। बहरहाल MiG-21 अभिनंदन वर्धमान के हाथों में था। वो विमान लेकर निकले थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका प्लेन क्रैश हो गया था और वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। इस दौरान उन्हें चाय भी पिलाई गई थी और कई तस्वीरें इस तरह की उस समय वायरल भी हुई थी। इस घटना के बाद अब फिर पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN ने मजाक किया है। उन्होंने अभिनंदन को पिलाई हुई चाय की एक पर्ची जारी की है और इस पर्ची में विंग कमांडर अभिनंदन को पिलाई हुई एक चाय की कीमत MiG-21 लिखी है। यानी कि दोस्तों इस तरह की हरकत पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सेनाओं की भी इज्जत का फालूदा करने वाली बात है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बिल किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के मैस में बनने वाले खाने के द्वारा जारी किए जाने वाले बिल का है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी ओछी हरकत दिखा दी है दोस्तों, और दिखा दिया है कि वो कितने गिरे हुए हैं। बहरहाल अब इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार मिले अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री। भारत में हुई मुलाकात। बताते यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री आमने सामने मिले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली में संक्षिप्त मुलाकातें हुई। रशिया के एक अधिकारी ने कहा है कि ब्लिंकन और लावरोव के बीच G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर संक्षिप्त बातचीत हुई। रशिया की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G20 बैठक के दूसरे सत्र के दौरान विदेश मंत्री लावरोव से संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई लेकिन कोई बैठक या वार्ताएं नहीं हुई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ब्लिंकन और लावरोव ने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के मौके पर करीब 10 मिनट तक बातचीत की और ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। AP रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ब्लिंकन ने लावरोव से बातचीत के दौरान 3 मुख्य बातें कही। पहली बात, चाहे जितना भी समय लगे अमेरिका तब तक यूक्रेन का समर्थन करेगा जब तक कि युद्ध खत्म नहीं हो जाता। दूसरी ये कि रशिया को नई स्टार्ट परमाणु संधि में भागीदारी को निलंबित करने के अपने फैसले को
वापस लेना चाहिए। तीसरा, रशिया को हिरासत में लिए गए अमेरिकी पॉल वेलन को रिहा करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां आखिर क्यों G20 की बैठक में रशिया ने सबके सामने भारत से मांगी माफी, बता दें। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये सच है। आपको बता दें, रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने गुरुवार को G20 की बैठक में पश्चिमी देशों के अभद्र व्यवहार पर भारत से मांगी माफी। उन्होंने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण के दौरान कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 के मुख्य एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठकों में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो गया है, और जिस कारण G20 में भारत की ओर से उठाए गए विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। लावरोव ने भारत से माफी मांगते हुए कहा कि मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूं। पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों ने G20 एजेंडे पर काम को एक तमाशा बनाकर रख दिया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को बैठक के दौरान फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने अपनी आर्थिक असफलता को रशिया के सिर मढ़ने का काम किया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां एक ही दिन में 19 रुपए लुढ़का पाकिस्तान का रुपया। IMF के लोन न देने से बढ़ रहा संकट, बता दें आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी रुपया यानी PKR का गुरुवार को बुरा हाल देखने को मिला। ये डॉलर के मुकाबले 19 रुपया लुढ़क गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी रुपया में 7.04% की गिरावट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विश्लेषकों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जारी सरकार के गतिरोध को इस गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को PKR प्रति डॉलर 266.11 रुपया पर बंद हुआ है। IMF फंडिंग में देरी के कारण पाकिस्तान के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक टॉप लाइन सिक्योरिटीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद सोहेल ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर G20 का सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं दुनिया का भाग्य विधाता बना भारत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि विश्व ने कहा है कि वैश्विक संकटों पर करे मार्गदर्शन। जी हाँ, G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत से दुनिया को काफी सारी उम्मीदें हैं। विश्व की निगाहें G20 से यूक्रेन युद्ध से लेकर दुनिया में फैले खाद्य और ऊर्जा संकट के समाधान पर टिक गई है। इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देशों को उम्मीद है कि भारत की अध्यक्षता में G20 से कोई ना कोई रास्ता यूक्रेन युद्ध पर जरूर निकाला जाएगा, और इस पर एक संयुक्त बयान जारी करने को लेकर भी आपस में सामंजस्य बैठाया जा रहा है। अध्यक्ष होने के नाते भारत की जिम्मेदारी इसमें जितनी ही महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। पूरी दुनिया G20 का मार्गदर्शन करने के लिए भारत से मांग कर रही है। फ्रांस ने बृहस्पतिवार को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान पर आम सहमति बनाने के लिए भारत का समर्थन किया। यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों और रशिया चीन गठजोड़ के बीच तीखे मतभेद हैं। बैठक में अपनी टिप्पणी में फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, एक दृष्टिकोण को दुनिया के सामने कई चुनौतियों का सामना करने के लिए समूह का मार्गदर्शन करना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, ब्रिटेन के जेम्स क्लेवर्ली और विदेश मामलों के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फॉन्टेल्स विदेश मंत्री जयशंकर जी की अध्यक्षता वाली बैठक में भाग लेने वालों में शामिल है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिस दिन का सबको था बेसब्री से इंतजार, वो खबर आपके सामने है। जी हाँ, G20 में LAC के हालात का मुद्दा गरमाया गया दोस्तों। वो भी सब में बड़ी बात, चीन के विदेश मंत्री किन कांग को जयशंकर जी ने भारत में ये बात कही है। बता दें G20 सम्मेलन में भारत चीन के बीच बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के मौजूदा हालात का मुद्दा गरमाया रहा, जिसकी आशंका भी थी दोस्तों। भारत ने चीन के विदेश मंत्री किन कांग से सीमा के हालात और उसकी वजहों को लेकर न सिर्फ बात की बल्कि कड़ी आपत्तियां भी दर्ज करवाई। आपको बता दें कि जून 2020 से ही भारत और चीन के बीच LAC के हालात बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले चीन ने 2020 जून में गलवान घाटी में घुसपैठ का प्रयास किया था भारतीय सैनिकों से। इस दौरान सबसे हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद नवंबर 2022 में भी चीन
चीन ने तवांग क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास दोहराया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें मारकर सीमा से भगा दिया था। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री किन गांग से बृहस्पतिवार को वार्ताएं की, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिसके बाद जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया कि आज दोपहर में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीन के विदेश मंत्री किन गांग से मुलाकात की और हमारी बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। किन दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री बने थे, जिसके बाद उनकी जयशंकर के साथ ये पहली मुलाकात है। बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां ईरान के पास परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम, ऊपर से पुतिन का S-400 सुरक्षा कवच, बढ़ेंगी इजराइल अमेरिका की धड़कनें। बता दें, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान रशिया से नया और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ले सकता है। जी हां, इजरायली अधिकारियों का मानना है कि यह सुरक्षा प्रणाली तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर संभावित हमले को और मुश्किल बना देगी। मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है। इजराइल और अमेरिका में लोगों का मानना है कि ईरान को S-400 सिस्टम मिलने की संभावना से संभावित हमले पर फैसला लेने में तेजी आएगी। फिलहाल रशिया की तरफ से यह ऐलान नहीं किया गया है कि वो हथियारों की सप्लाई करेगा। यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को और तेहरान नजदीक आ गए हैं। S-400 का इस्तेमाल शुरू होने में 2 साल से भी कम समय लगेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते तेल अवीव में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ईरान पर संभावित हमले के बारे में कहा कि आप जितना इंतजार करेंगे ये उतना मुश्किल होता जाएगा। उन्होंने कहा, हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दे दोस्तों आपको, जहां इजराइल पर मंडरा रहे संकट के बादल, मुश्किल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बता दें, इजराइल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो पीएम बेंजामिन ने अपने राजनीतिक करियर में कई चुनौतियों को निपटाया है, लेकिन इस बार मुश्किलों से पार पाना आसान नहीं होगा। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय में लौटने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अपने राजनीतिक करियर को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उनके रास्ते में कुछ नई मुसीबतें आ गई हैं। बता दें कि देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू को साल 2021 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इससे उनका राजनीतिक जीवन खतरे में आ गया था, लेकिन उन्होंने पुनः सब कुछ ठीक किया। अब ऐसे में इजराइल में हो रहे उस ऐतिहासिक आंदोलन जो कि न्यायपालिका में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार पर लोग भड़क रहे हैं दोस्तों, और उनकी सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार से वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति लगभग समाप्त हो जाएगी और इजराइल में नाम मात्र के लिए लोकतंत्र रह जाएगा, जो कि इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए सरदर्द है। साथ ही साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था और बढ़ती हिंसा। बहरहाल भारत से बहुत अच्छे संबंध है नेतन्याहू के, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी खुद इजरायली प्रधानमंत्री को अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। ऐसे में दोस्तों इनको ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इनके देश के लिए, ताकि हर मुश्किल से ये पार पा पाए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बात कही दोस्तों, पीएम मोदी जी लगे मुस्कुराने। बता दें, उन्होंने मोदी जी इज मोस्ट लवेबल, यानी मोदी जी सबसे प्यारे हैं पूरी दुनिया में, ये कह करके पूरे भारत को खुशियों से भर दिया। जी हां, तारीफ सुनकर हंस पड़े प्रधानमंत्री। रायसीना डायलॉग से पहले दोनों नेताओं के बीच हुई थी बातचीत। दरअसल रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण कल दिल्ली में शुरू हुआ। इसकी चीफ गेस्ट इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी है। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं। ये साबित हो चुका है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, इसके लिए उन्हें बधाई। ये बातें सुनकर दूसरे डायस पर खड़े मोदी हंसते नजर आए। यहाँ मोदी ने भारत और इटली के बीच स्टार्टअप ब्रिज का ऐलान किया। मोदी ने कहा, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 75 साल से हैं, लेकिन अब तक डिफेंस रिलेशन नहीं थे। आज इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, आईटी, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। जी हाँ, ऐसे में आप भी दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं अपने प्रधानमंत्री जी वाकई में वर्ल्ड के मोस्ट लवेबल पर्सन है दोस्तों, और जल्द ही वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे, साथ भारत को सुपर पावर बना देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करते करते शेयर करते हुए और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका में बैन होगा टिकटॉक। जो बाइडेन को प्रतिबंध लगाने की शक्ति देने वाले बिल को हाउस पैनल ने दे दी मंजूरी। बता दें,
यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देने के लिए मतदान किया और ये किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सबसे दूरगामी अमेरिकी प्रतिबंध होगा। राइटर्स के मुताबिक सांसदों ने बाइट डांस के स्वामित्व वाले एप्लीकेशन जिसका उपयोग 100 मिलियन से अधिक अमेरिकियों द्वारा किया जाता है, साथ ही सुरक्षा जोखिम माने जाने वाले अन्य एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन को नई शक्तियां प्रदान करने के उपाय को मंजूरी देने के लिए 24 से 16 वोट दिए गए। बिल को प्रायोजित करने वाली समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा कि टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और ये कार्य करने का समय है। उन्होंने कहा जिस किसी ने भी अपने डिवाइस पर टिकटॉक डाउनलोड किया है उसने सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी के लिए एक बैकडोर दे दिया है और ये आपके फोन में एक जासूसी गुब्बारा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि समय रहते जल्द से जल्द अमेरिका को इस पर बैन लगा देना चाहिए तो दोस्तों बैन टिकटॉक कहना कमेंट में मत भूलिएगा। अमेरिका को चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां इमरान खान ने सत्ता परिवर्तन को बताया कंगाली की वजह। कहा मेरे साथ जो हुआ उसकी कीमत चुका रहे हैं पाकिस्तानी। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी लोग सत्ता परिवर्तन की साजिश की भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा पर एक बार फिर कुछ अपराधियों की सत्ता में आने में मदद करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसने सरकारी कर्ज बढ़ा दिया है और महंगाई बेतहाशा हो गई है। पिछले साल पाकिस्तान का विपक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एकजुट हो गया था और सभी ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इंटर बैंक मार्केट में गुरुवार को पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 18.74 अंक गिर गया। हमने आपको शुरू में ही बताया। उन्हीं चीज को देखते हुए दोस्तों इमरान खान ने ट्वीट करते हुए ये बड़ी जानकारी दी है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं जहां चीन की चुनौतियों से निपटने की बड़ी तैयारी। ताइवान मिलिट्री को अमेरिका ने बेचे अपने खतरनाक हथियार। जी हां, अमेरिका ने ताइवान को 619 मिलियन डॉलर कीमत के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ताइवान को अब F-16 फ्लीट की मिसाइलें मिल सकेंगी। अमेरिका का ये कदम ऐसे समय में आया है जब चीन की वायुसेना द्वारा हाल ही में ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। चीन और अमेरिका के रिश्ते भी तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में ताइवान को ताजा हथियारों की बिक्री से दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ सकती है। दरअसल ताइवान पर चीन दावा करता है और इसी वजह से वो ताइवान को किसी भी तरह की हथियारों की बिक्री का कड़ा विरोध करता रहता है। बुधवार को अमेरिका के रक्षा विभाग के पेंटागन ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने ताइवान को 200 एंटी एयरक्राफ्ट एडवांस्ड मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों और 100 AGM-88B HRM मिसाइलों की बिक्री करने का फैसला किया है। जी हाँ, ताजा सौदे से ताइवान को अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में मदद मिलेगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि इन मिसाइलों के मिलने से हम अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कर सकेंगे और चीनी सेना के उकसावे वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की जहां पर खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। कहा अमृतपाल सिंह को निशाना बनाकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश। जी हाँ, पंजाब के हालातों को लेकर खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। दरअसल खुफिया एजेंसी के मुताबिक पंजाब के हालात एक बार फिर बिगड़ सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि अमृतपाल सिंह पर किसी भी तरह का हमला कर उनके समर्थकों को भड़काने का काम किया जा सकता है। हालांकि अमृतपाल सिंह पर यह हमला कौन करेगा इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमले की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ जहां पाकिस्तान के बाद एक और देश बना चीन के लिए खास। जी हां, चीन और बेलारूस के नेताओं ने यूक्रेन में पिछले 1 साल से जारी युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म किए जाने पर जोर दिया है। ये बात उस बयान में सामने आई है जिसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बीजिंग में हुई मुलाकात के बाद जारी किया गया है। दोनों देशों के नेताओं को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सहयोगी माना जाता है। लुकाशेंको ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बीजिंग प्लान पर पूरी तरह सहमत है। चीन ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान की बात करते हुए एक पीस प्लान का ऐलान किया था। लुकाशेंको चीनी डिप्लोमेट वांग ही की पुतिन से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही बीजिंग पहुंचे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और खबर की जहां नॉर्थ ईस्ट अब ना दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से। पूर्वोत्तर में जीत के बाद पीएम मोदी जी का सबसे बड़ा बयान बता दें। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में हुए चुनाव के
नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। टिपड़ा मोथा पार्टी को 13 सीटों पर, इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट पर, कांग्रेस को 3 सीटों पर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी को 11 सीटों पर जीत मिली है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे ज्यादा 25 सीटें हासिल की हैं। इस पर यानी त्रिवेणी की जीत पर मोदी जी ने क्या कहा बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा की लगातार जीत के लिए उसकी सरकारों के काम काज और कार्य संस्कृति तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के सेवा संकल्प की त्रिवेणी को श्रेय दिया है। मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग मोदी के कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, जितनी ये कामना कर रहे हैं उतना कमल खिल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मर जा मोदी, और ये जितना कह रहे हैं मर जा मोदी, लोग कह रहे हैं मत जा मोदी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी जी ने ये सबसे बड़ा बयान दिया है। दोस्तों ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कह दीजिएगा, और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए, अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी। कमेटी में पीएम मोदी जी, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजेआई होंगे। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरह एक स्वतंत्र पैनल बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। पीठ में जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीजेआई के घर के बाहर धरने को दे दी है धमकी। चीफ जस्टिस ने ऐसे दे दी इनको फटकार। बता दें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के धरना देने की धमकी से गुरुवार को चीफ जस्टिस के अदालत कक्ष का माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। विकास सिंह बार की सुविधाओं से जुड़े सुप्रीम टावर बनाने के मामले को लेकर नाराज थे। उन्होंने कहा कि वो 6 बार इस कोर्ट में मेंशन कर चुके हैं, लेकिन अदालत सुनवाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतीक के करीबी सफदर अली के घर पर चले 3 बुलडोजर मिट्टी में मिला देंगे वाला एक्शन जारी। जी हां, माफिया अतीक अहमद व उनके गुर्गों की अवैध इमारतों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अतीक व अन्य अपराधियों की इमारतों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसी कार्रवाई में उमेश पाल हत्याकांड में असलहा सप्लाई करने के आरोपी और अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के घर भी बुलडोजर चल रहा है। सफदर अली के घर का बिजली कनेक्शन काटा जा चुका है और कार्रवाई के लिए बुलडोजर चला दिया गया है। तो वहीं कार्रवाई से पहले सफदर अली ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया और कहा कि इस मामले में उनका कोई संबंध नहीं है। सफदर अली ने मीडिया को बयान दिया है कि मेरा कोई संबंध नहीं है, हमने कभी भी असलहे की सप्लाई नहीं की है। उन्होंने कहा है कि किसी ने गलत शिकायत करके करवाया है, लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बहरहाल योगी जी के इस एक्शन का क्या आप समर्थन करेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।